ऑल राइट एवरीवन। सो हम अपने यूपीएससी प्री के लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो पेंटिंग आप पिछले 1 साल से बना रहे थे उस पर फाइनल स्ट्रोक देने का वक्त आ गया है। लास्ट फेज चल रहा है आपकी यूपीएससी प्री का। आगाज़ चाहे आपका जैसा भी हुआ हो, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अंजाम बेहतरीन होना चाहिए। अब तक आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट जो ये लास्ट का 30-35 दिन होता है ना, यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है अपने परफॉर्मेंस को पीक करने का। आप इस बार का कट ऑफ देखोगे तो 75 मार्क्स कट ऑफ गया था, और उसके बाद जो यूपीएससी ने आंसर की निकाला उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो डिस्प्यूटेड थे, जिनके आंसर्स वेग थे। तो डैट मीन्स अगर कट ऑफ 75 जा रहा है तो आप ये मान के चलो आपको 90 मार्क्स लाना है, तब जाके आप 75 मार्क्स तक पहुंच पाओगे। आपको 15-20 मार्क का क्वेश्चन चाहिए ही होगा, बिकॉज ये आज की कहानी नहीं है, इस बार की कहानी नहीं है। आप ऑब्जर्व करोगे तो पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें होते आ रही हैं। कभी यूपीएससी 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर देता है, कभी 1 क्वेश्चन ड्रॉप कर देता है, कभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कभी उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम। सब कुछ करने के बाद 1 साल के बाद आंसर की आता है तो आप बहुत कुछ कर नहीं पाते हो। इसीलिए जो थ्रेशोल्ड है आप सिर्फ उतना मत लेके चलो जितना कट ऑफ जा रहा है। आपको 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा सोच के चलना होगा, तब जाके कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर पाओगे। और ये जो 30 दिन है ना, वो मोस्ट रिवॉर्डिंग डेज है, मोस्ट रिवॉर्डिंग पीरियड है। इनका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बेहतरीन होता है। इसके पहले आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिफाइन करने का, उनको कंसोलिडेट करने का, यही पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड है। कंसिडरिंग ऑल दिस, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीरियड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट हंट सीरीज़। इसको थोड़ा चेंज कर देना आप, ये 2023 नहीं 2024 है। 2024 हंट सीरीज़, हिडन अनसीन ट्रेजर फॉर प्रीलिम्स। अगर आप पिछले 20-25 साल के प्री का पेपर एनालाइज करोगे, 20-25 साल तो छोड़ो, आप पिछले 5 साल का पेपर भी एनालाइज करोगे, तब भी आप ये नोटिस कर पाओगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं यूपीएससी में जो बहुत पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज ऑलमोस्ट 30-40% है प्री के पेपर में। और ये ना हिडन टॉपिक्स हैं, इनविजिबल टॉपिक्स हैं, बिकॉज इन टॉपिक्स का मेंशन आपको कहीं भी सिलेबस में नहीं मिलेगा। इन टॉपिक्स को आप तभी फिगर आउट कर पाओगे जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसे 10-15 टॉपिक कौन से हैं जिनसे 30 से 40% पेपर बनता है। और इस हंट सीरीज़ में हम यही काम करने वाले हैं। ट्रस्ट में, ये सीरीज़ आपके लास्ट के 30-40 दिन का प्रोडक्टिविटी दुगना तिगुना कर देगा। और अब तक आपका चाहे जितना भी मार्क्स आ रहा होगा उस पर 30-40 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा ही आएगा। नाउ लेट अस सी कि इस हंट सीरीज़ में हम प्रोसीड कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। देखो, 2 प्रोंग स्ट्रेटजी होगी, 2 वे स्ट्रेटजी होगी हमारी यहाँ पे। जो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा वो हिट अप्रोच रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स हैं जहाँ से श्योर शॉट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आप मान के चलो, मैं सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये 15 टॉपिक कौन से हैं और किस किस साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी का जो हिडन सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन्हीं 15 टॉपिक्स में से 2023 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसका इंपॉर्टेंस यहीं पे देख सकते हो कि ये कितना हाई यील्डिंग टॉपिक है। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, यहाँ पे जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी प्रायर लर्निंग है, उसको एनहेंस्ड किया जाएगा। और जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा उसको मैं QD प्रिंसिपल कहता हूँ, क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे एक पिक शेयर किया था, लेट मी शो यू। ये एक बुक का स्क्रीनशॉट है। दिस बुक वाज ऑथर्ड बाय डॉक्टर सुयश चौहान। ये 2017 के रैंक 56 हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो निकाला था, मेटा एनालिसिस ऑफ PYQs। बहुत लोगों को हेल्प किया था ये, और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि हम 2024 के लिए भी मेटा एनालिसिस ऑफ PYQ जैसी कोई सीरीज़ चलाएं। तो जो आपका दूसरा स्टेप रहेगा ना, वो यही है, QD प्रिंसिपल, क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल। इससे हम क्या करेंगे, मेटा एनालिसिस ऑफ PYQ 2.0 है ये। इसमें हम PYQ को डिड्यूस करेंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको सॉल्व कैसे करना, ये तरीका सीखेंगे। देखो, नॉलेज एक तरफ होती है, नॉलेज एक्यूमुलेशन एक तरफ होता है। जिस तरह आप ये देखते हो ना कि मान लो किसी के पास बहुत नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा टीचर नहीं बन सकता, बहुत अच्छा मेंटोर नहीं बन सकता। उसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मेहनत करके गए हो और आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत कुछ नेसेसरी होता है। आपको क्वेश्चन दे के क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो हम इस PYQ डिडक्शन सीरीज़ में, क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल्स में क्या क्या सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन कौन से कीवर्ड्स पे हमको ध्यान रखने हैं जो हमारा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस रहता है, तो उसमें ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सिमिलर होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो सिमिलर ऑप्शन होता है ना, मोस्टली आंसर उसी में से ही कोई होता है। तीसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन फॉर्म करते वक्त एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, और एग्जामिनर का माइंडसेट के साथ हम अपना भी माइंडसेट देखेंगे, क्योंकि दोनों वहाँ वर्क करता है। आपका माइंडसेट क्या है, आप किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, किस हिसाब से क्वेश्चन को देख रहे हो,
ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ वर्क करेगा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। नेक्स्ट थिंग, लिंकिंग एंड लर्निंग थ्रू PYQs। 2023 का पेपर देखो आप, चाहे 2022 का देखो, 2021 का देखो, अभी आपके पास 30 दिन है। एंड आई थिंक इतना टाइम नहीं है कि आप जाके पिछले 25-30 साल के हर ऑप्शंस को एनालाइज करो, हर ऑप्शंस के नोट्स बनाओ। बट जो भी हम PYQs देखेंगे, कम से कम उसका डायरेक्ट रेलेवेंस देखेंगे कि पिछले साल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कैसे पूछे गए हैं, और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में PYQs का डायरेक्टली कितना रोल है। डायरेक्ट रोल मतलब कि मान लो 2023 में कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो हम ये देखेंगे कि सेम टू सेम या फिर वर्बेटिम में ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया या नहीं पूछा गया है। ऐसे ही करके कम से कम हम 20 से 30 प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम में एलियन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एलियन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं देखे हों, आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने में बहुत हैंडी आएगा। एक एक करके हम दोनों स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले हम UPSC हिडन सिलेबस को देखते हैं कि ये 15 टॉपिक कौन कौन से हैं। UPSC हंट सीरीज़। सो दिस इज़ योर 15 श्योर शॉट टॉपिक्स फॉर प्री 2024 UPSC हिडन सिलेबस। यहाँ पे आप देखो आपके पास 15 टॉपिक्स हैं और इन 15 टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहाँ सिर्फ 4 साल का एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ आपको। 2023, 22, 21 और 20 ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप खुद देखो कि हर साल कम से कम यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हो आपको इन टॉपिक्स को देख के ही जाना है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहला है कीवर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले 4-5 साल से आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हो कि ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, या फिर ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेट मी शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 देखो, आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एक टर्म हो गया। इसके बाद यहाँ देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट, तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकली बात की है। इसके बाद यहाँ देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यहाँ भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया है। सेकंड देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर, यहाँ भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया है। इसके बाद यहाँ देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई, यहाँ भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया है। ये देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, यहाँ भी डायरेक्टली कोट किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, यहाँ भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया है। तो इस तरह आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2023 में क्वेश्चन नंबर 4077 था, 22 में 11, 14, 17 था, 21 में 1, 94, 96 था, 2020 में 13, 19, 20 था। मतलब कि पिछले 4 साल में सिर्फ इस टॉपिक से 11 से 12 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है। नाउ देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, ये पूरा प्रोग्राम चलेगा कैसे। जो यहाँ पे 15 श्योर शॉट टॉपिक्स है ना, मैं हर टॉपिक का लेक्चर नहीं लूँगा, क्योंकि देखो बहुत चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे लेक्चर्स में आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल टॉपिक 15 देखो, फॉरेन ट्रैवलर्स इन हिस्ट्री, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है बट पीरियोडिकली 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स का भी वीडियो देख के आप टाइम वेस्ट मत करो, इनका आपको लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट को पढ़ते रहो। जैसे ये देखो ये पूरी लिस्ट है जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स इंडियन हिस्ट्री में, उनकी नेशनैलिटी क्या थी, उनका टाइम पीरियड क्या था, किसकी डायनेस्टी में विजिट किए थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस था, यही पूछता है UPSC में। और यही 2-3 पेज पढ़ के आप आराम से कम इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, जो भी 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी, और ये जो फॉरेन ट्रैवलर की लिस्ट है उनको भी। फॉरेन ट्रैवलर्स तो आपके हंट सीरीज़ का पार्ट है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं ये अपलोड करूँगा, इसी तरह जो भी और भी टॉपिक्स हैं मैं अपलोड करते रहूँगा। नाउ सेकंड क्या है, देखो बेसिक ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है UPSC जो बहुत बेसिक पूछता है, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। नाउ लेट मी शो यू, इसको भी आप देखो। जैसे पूछ लिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बाद फेडरल कैरेक्टर्स क्या इंडिकेट करता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, कौन सा टर्म जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है स्टेट को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, और इनको भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये पॉलिटी के आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसके बाद तीसरा है इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्सेप्ट, RBI वाला पार्ट जो हो गया। ये इकोनॉमी का कोर है, इकोनॉमी का बेस है। इससे आप देखो पिछले 4 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फ्लेशन में जो भी क्वेश्चन आए थे,
कई बार इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लगता है, कभी इनडायरेक्टली लगता है। तो जो भी इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए कि रेपो रेट बढ़ाएंगे क्या होगा, घटाएंगे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, CRR बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड यील्ड घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, टैक्सेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगी। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ये जो है ना वो कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको समझाने के लिए मैं एक लेक्चर लूँगा। फोर्थ देखो, एनवायरनमेंट स्पीसीज़। स्पीसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको उनके बिहेवियरल पैटर्न को भी देखना होगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यूपीएससी उनके बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। मैंने स्पीसीज़ का ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ किया था, यू कैन वॉच डैट। ये उसका PDF है, ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितने भी PYQs में स्पीसीज़ पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ मैं बिहेवियर पैटर्न पे भी एक लेक्चर लूँगा, वो आप देख लोगे तो जो स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट है ना, स्पीसीज़ के जो क्वेश्चंस हैं मोटा मोटा सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, IAEA हो गया, G20 हो गया, इसके बाद आपका IUCN हो गया, WTO हो गया, UNFCCC हो गया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खासकर जो न्यूज़ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th वन, हिस्ट्री कीवर्ड। इसको भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कीवर्ड है, जो भी CDS से, CAPF से या फिर UPSC CSC से पूछे गए हैं PYQs में, उनको आप देख लेना। 7th वन इज़ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, मेजर क्या होता है, रेयर अर्थ मेटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखो ऑल्टरनेटिवली आपसे हर साल पूछा ही है। 8th वन, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, यहाँ भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल पिछले 11 साल को देखो तो फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 99th, इसके बाद 100, 101, 102, 103 अप टू 106 जो लेटेस्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछता है। 9th वन इज़ प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट के 2 साल आप देखो तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट में। जो प्लेसेस न्यूज़ में है एंड स्पेसिफिकली जो प्लेसेस कॉन्फ्लिक्ट में है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। 10th देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 से लेकर 1947 तक, हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। टॉपिक 11 देखो, शेड्यूल्स। इसमें भी शेड्यूल 5th एंड 6th 2021 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको कंप्लीट कराया है। लेट मी शो यू। ये मैंने पूरे शेड्यूल का आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, सिर्फ 5th और 6th का नहीं, 1 से लेकर 12 तक जितने भी शेड्यूल थे और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनसे रिलेटेड जिससे क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था। इस PDF को भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसको पढ़ लोगे तो जो भी शेड्यूल के टॉपिक्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि शेड्यूल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस PDF को भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, एक बार आप गो थ्रू कर लेना प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वन, PYQs रिवर। PYQs में जो भी रिवर्स हैं एटलीस्ट वो कर लो, क्योंकि ऐसे रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट जो भी रिवर्स PYQs में पूछे गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो जो भी पेरीफेरी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। 13th हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, नीति आयोग क्या है, लॉ कमीशन क्या है। 2023 में भी देखोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल टॉपिक है, 1 से 2 घंटा लगेगा इसको कंप्लीट करने में, इसको भी हम देखेंगे। 14th वन इज़ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। क्रॉप्स पे UPSC हर साल क्वेश्चन पूछता है। 6 से 7 क्रॉप हैं जो आपको देखने हैं, राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, टी हो गया, कॉफ़ी, पल्सेस, जूट, मिलेट, ऑयल सीड्स एंड रबर। सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देखनी है, ये भी देखना है कि किस कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेसिपिटेशन चाहिए, किस टाइप का सॉइल चाहिए, कितनी वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट वन, फॉरेन ट्रैवलर्स। इसको तो मैंने बता ही दिया है, और जो पहला पार्ट रहेगा हंट सीरीज़ का फॉरेन ट्रैवलर्स वाला, इस नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये आपके 15 टॉपिक्स हो गए, 15 UPSC के हिडन सिलेबस के टॉपिक्स हो गए जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स देंगे। कुछ टॉपिक्स का मैं यहाँ पे लेक्चर लूँगा, कुछ टॉपिक्स का मैं PDF अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपका कवर होते जाएगा। और सारे PDF हम एक दिन में अपलोड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन ही सारी चीज़ डंप कर दो, आराम से 1-2 दिन में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 30 मई तक ये सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। पहला स्टेप तो हमने देख लिया जहाँ पे नॉलेज को एक्यूमुलेट करना है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। नाउ द सेकंड इज QD प्रिंसिपल्स। ये एप्लीकेशन पार्ट है, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे जो भी कुछ मैंने आपको बताया है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो कुछ PYQs हैं,
यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2023 के पहले के हैं, बट जो ये 26वां क्वेश्चन है ये 2023 का है। देखो कोई भी आप प्रिंसिपल PYQs में लगाओगे तो आपको ऐसे नहीं करना है कि हर साल वो प्रिंसिपल बदलते जाए। आपको वही प्रिंसिपल फॉलो करना है जो ओवर द ईयर काम आ रहा है। ऐसा नहीं करना है कि वो प्रिंसिपल 2023 में काम आ रहा है बट 2024 में काम नहीं आ रहा है। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो, जब भी 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ो और ये फाइंड आउट करो कि उन 4 ऑप्शंस में क्या कोई 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसा है जो सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 97 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है। इन 4 स्टेटमेंट में आप ऑप्शन ए देखो और ऑप्शन बी देखो। पहले क्या बोल रहा है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। डी क्या बोल रहा है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। दोनों स्टेटमेंट ना सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ देखो ये भी लिखा है दे प्रोटेक्ट द बॉडी, यहाँ बोल रहा है दे प्रोटेक्ट द बॉडीज। तो जो 97 का आंसर होगा, मैक्सिमम चांस है कि ऑप्शन ए या डी में से ही कोई होगा। इसका आंसर होगा डी। सिर्फ ये एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, द टर्म लेमिनेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप ए देखो और यहाँ पे आप डी देखो। रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, डी देखो द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी। दोनों मेडिटेरेनियन की बात कर रहा है, तो आंसर ए या डी में से ही कोई होता। आंसर क्या है यहाँ पे, ए। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 86 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विथ सेंकाकू आइलैंड समटाइम मेंशन इन द न्यूज़। यहाँ पे आप ऑप्शन ए देखो, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय द कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। चाइना एंड जापान एंगेजेस इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी। ए में साउथ चाइना सी की बात कर रहा है, बी में ईस्ट चाइना सी की बात कर रहा है। इसके अलावा ना तो सी में चाइना सी की बात कर रहा है, ना तो डी में चाइना सी की बात कर रहा है। तो जो आपका 86 का आंसर है ना, ए या बी में से कोई होना चाहिए था। आंसर इसका बी है। उसी तरह देखो ये वाला क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रिफर्स टू ए बी सी डी। यहाँ दिया है, यहाँ लीजा पार्ट फाइंडर लिखा है, यहाँ पे इवॉल्व लीजा लिखा है। इसका सही आंसर क्या था, डी लीजा। देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ा ये समझना होगा कि ऐसे स्टेटमेंट सही क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर है ना कंफ्यूज करना चाहता है। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगी कि यार ये हो सकता है कि ये हो सकता है, तो आप ज़रूर गलत वाला टिक कर दोगे। क्योंकि मैक्सिमम चांस क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये तो कहीं सुना था, ये तो कहीं देखा था, और जो ये सुनी सुनाई देखी दिखाई बातें होती हैं ये तभी सही हो पाता है जब एग्जैक्ट आपको वैसा स्टेटमेंट मिल जाए। बट एग्जामिनर यहाँ पे चाहता है कि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए आपको सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट देता है। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग ना सी लगा के आए थे, बट इसका आंसर जो था वो डी था। यहाँ देखो, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कूलेवापा एंड द्रोणवापा डिनोट्स टू। ए बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ लैंड, सी बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। इसका सही आंसर क्या है, ए मेजरमेंट ऑफ लैंड। सिमिलर साउंडिंग प्रिंसिपल लगा के आप ए या सी तक तो पहुँच जाते, इसके बाद भी आप ए तक पहुँच सकते थे। कैसे पहुँचते, क्या करते, कौन सा प्रिंसिपल लगाते, हम इसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ स्पेसिफिकली हम सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ए था। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, सारा एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आप खुद से क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करने की कोशिश करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्टेटमेंट ए पढ़ो, स्टेटमेंट बी पढ़ो, सी पढ़ो और डी पढ़ो। वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। करेक्ट आंसर तक आप नहीं पहुँच सकते, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप 2 एलिमिनेट करके बताओ। यहाँ पे बी देखो क्या बोल रहा है, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। सी क्या बोल रहा है, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक पेमेंट ऑफ एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स। यहाँ पे जो बी और सी है ना, यही 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सिमिलर साउंडिंग है। दोनों में मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहा है, इसके अलावा 1 में भी नहीं बात कर रहा है, 2 में भी नहीं बात कर रहा है। तो बेस्ड ऑन QD प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन सिमिलर साउंडिंग प्रिंसिपल, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था, बी या सी में से कोई एक होना चाहिए था। या तो बी सही होता या तो सी सही होता। बी में ना और सी में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों के वर्ड में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। बी में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही डेमोक्रेटाइजेशन वाली वर्ड यूज़ किया है, लाइक सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन, ऐसे वर्ड यूज़ किया है। बट वहीं सी में देखो सरेंडर वर्ड यूज़ किया है।
सरेंडर जो है ना बहुत ही नेगेटिव टर्म है, बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, इसीलिए बी या सी में से सही चूज़ करना होगा तो कौन सा होगा, बी सही होगा। सी में तो ये कह रहा है कि फार्मर जो है ना अपने लैंड सरेंडर कर देंगे। इतना एक्सट्रीम वर्ड, इतना नेगेटिव वर्ड कभी सही नहीं होता। इसका सही आंसर जो है वो बी है। तो आई होप कि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्लियर हो गया होगा। और ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, आप PYQs लगा के देखो, मल्टीपल जगह अप्लाई होगा। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कैसे QD प्रिंसिपल काम करता है, कैसे क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल काम करता है। इसी तरह आप एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे एक और QD प्रिंसिपल लगेगा जो कि है ऑड वन आउट वाला। आप इस क्वेश्चन को देखो, विटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल्स एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, गोपाल बाबा वाकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अम्बेडकर। इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजनी नायडू। अगर आपसे बोले कि इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप चारों ऑप्शंस को अपने स्पेक्ट्रम में, अपने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ोगे। तो इन 4 में से ऑड वन आउट कौन सा है आप ये नहीं बता सकते हो, बट यहाँ पे इन 4 में से कौन सा ऑड वन आउट है बहुत ईजिली आप बता सकते हो। ये भी आप कई बार पढ़ते हो, इनको भी आप कई बार पढ़ते हो, इनको भी आप कई बार पढ़ते हो। बट जो गोपाल बाबा वांकर है ना, ये चारों में से सबसे अलग है, सबसे अलग स्टैंड करते हैं। इसीलिए जो भी ऑड वन आउट आपको मिले एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो स्टेटमेंट सही होता है। यही देखो 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, इल्यूमिनाटी एंड ड्यूटाइल के बारे में, आर इज सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला दिया अल्मोनियम, दूसरा कॉपर, तीसरा आयरन, चौथा क्या दिया है, टाइटेनियम। अगर आपको कहा जाए कि एक आपको ऑड वन आउट खोजना है तो क्या होगा, क्या यह एल्युमिनियम होगा, क्या यह कॉपर होगा, क्या यह आयरन होगा या फिर टाइटेनियम होगा। चारों में से जो ऑड वन आउट है, जो सबसे अलग है, वो आपका डी है, टाइटेनियम। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल चांस है, मोस्ट हाई पॉसिबिलिटी है कि 6 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। ये तो आपके QD प्रिंसिपल का कुछ पार्ट रहा। इसके बाद जो हमने देखा था कि लिंकिंग एंड लर्निंग थ्रू PYQs वो कैसे काम करेगा। ये देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आपका ये स्टेटमेंट गलत था। आपको ये पता होता तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाते। आपका आंसर डी होता कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। ये देखो, इफ़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट। द रीज़न इज, स्टेटमेंट ए देखो, द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, और यही आपका स्टेटमेंट सही था। ये देखो, द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिलेटिवली पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, और यही यहाँ पे पूछा गया था। तो आप 2011 का सिर्फ PYQ लगाए होते, PYQ एनालाइज भी ना किए होते, PYQ में सिर्फ डीप डाइव किए होते, तब भी आपका जो ये क्वेश्चन था वो सही हो जाता। स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिर्फ ये पता चलता कि स्टेटमेंट 1 गलत है तो आप डायरेक्टली डी तक पहुँच जाते। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, ये 2023 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2022 में आया था। इसमें करेक्ट आंसर था ओनली 3 पेयर, पहला गलत था, बाकी 2, 3, 4 जो है वो सही था। चैड जो है वहाँ पे सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, ये गलत था। और यहाँ देखो क्या पूछ रहा था, इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली, सूडान। चैड भी है यहाँ पे, गिनिया भी है यहाँ पे, ठीक है। क्यों न्यूज़ में थे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेसेस, ये तो आपका गलत हो जाता क्योंकि ये जो गलत है। इसके बाद देखो सही कौन सा होता, यहाँ पे गिनिया का सही दिया है। गिनिया क्या बोल रहा है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, मतलब यहाँ पे कू की बात कर रहा है। और यहाँ गिनिया दिया था तो करेक्ट आंसर क्या होता, सक्सेसफुल कू। तो सिर्फ आप PYQ लगा के गए होते, वहाँ पे जो कंट्री है उनको दे के गए होते, उसका करेक्ट आंसर दे के गए होते, तब भी आप 98 जो है वो सही कर लेते। इसी तरह आप एक और देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल फॉर आईसी इंजन। दूसरा बोल रहा है इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। तीसरा बोल रहा है इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। यहाँ PYQ देखो, यहाँ भी CNG की बात कर रहा है, SCNG, हाइड्रोजन एनरिच CNG। इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की बात कर रहा है। तो जो आपको 2023 का क्वेश्चन था वो डायरेक्टली आपके PYQ से लिंक था। यही आपको सीखना है यहाँ पे कि हाउ टू लिंक एंड लर्न थ्रू PYQs। इसी चीज़ को हम हंट सीरीज़ में देखेंगे, हंट सीरीज़ के पार्ट 2 में देखेंगे। सो आई होप कि ये सीरीज़ आपके प्रिपरेशन के लिए, एटलीस्ट आपके 2024 के प्री के लिए गेम चेंजिंग साबित हो। इसको आप फॉलो करना, जो भी मैं PDF, जो भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा,
एक दो पेज के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसको पढ़ते जाना, उसको रिवाइज करते जाना। इसके साथ साथ हम यूट्यूब पे तो मेटा एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज करेंगे ही।